नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा। स्वागत है आपका करंट अफेयर की इस वीडियो में, जिसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और कमेंट करके बताना है कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर सही दे पा रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपसे कमर्शियल बैंक के अंदर जो एनपीए होता है वो किस तरह से उसे रिकवर करते हैं उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि वो कौन से चैनल है जिसके थ्रू एनपीए को रिकवर किया जाता है। एनपीए का मतलब वो होता है कि कोई भी लोन लेकर के जो लोन पेमेंट नहीं की जाती है उसको रिकवर करने की बात की जा रही है। तो ये कुछ मेथड या चैनल आपको बताए जा रहे हैं। इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले लोक अदालत, सेकंड आपसे बोला जा रहा है डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स, उसके बाद सफारी एक्ट, उसके बाद इंसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रफ्ट कोड। ये कुछ मेथड आपको दे रखे हैं जिसके थ्रू जो बैंक होते हैं अपने लोन वगैरह को रिकवर करते हैं। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो तीन मेथड है या थ्री चैनल जो है जिसके थ्रू बैंक अपने एनपीए को रिकवर करते हैं। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि ये मेथड है जिसके थ्रू वो अपने लोन रिकवर करते हैं। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो है ये तीनों जिसके थ्रू वो लोन वगैरह रिकवर करते हैं। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है ये चारों ही मेथड यूज किए जाते हैं कि जो भी लोन वगैरह है उसे रिकवर करने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसमें जो चारों मेथड आपको दे रखे हैं, चारों मेथड ही यूज किए जाते हैं जिससे बैंक अपने लोन वगैरह यानी कि जो एनपीए अमाउंट होता है उसको दोबारा रिकवर करते हैं। होता यह है कि जब भी कोई लोन लेता है और उसकी जो पेमेंट नहीं करता है तो बैंक के लिए वो नुकसान होता है, यानी कि उसे नॉन पेइंग एसेट बैंक के लिए बन जाता है। उसी को रिकवर करने के लिए मेथड यूज किए जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि कुछ डाटा आपके सामने 2017-18 का, उसके बाद 18-19 का, कि कितने परसेंट रिकवर हो पाता है। आपको फैक्ट याद नहीं रखने, बस परसेंटेज में आप याद रख सकते हैं कि जैसे आप देख सकते हैं यहां 5%, 32%, 50% और 4%, ये कुछ इनका सक्सेस रेट है जिसके थ्रू ये इतना रिकवर करते हैं। और नेक्स्ट ईयर अगर देखें तो ये और भी डिक्रीज हो गया, यानी 5 से 3 हो गया, फिर 14 हो गया, ये 50 से 43 हो गया, और उसके बाद ये 4 से ये थोड़ा इंक्रीज 1% इंक्रीज हुआ है। यानी कि आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से बैंक अपने लोन वगैरह मैकेनिज्म है उनका कि रिकवर करने का। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे गवर्नमेंट के द्वारा जो सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड की जाती है उसके अंदर जो फंड रेज किए जाते हैं, यानी जो भी एक्सपेंडिचर उसका आता है उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लास्ट 5 ईयर के अंदर किस फैक्टर में, किस फील्ड में गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा सब्सिडी दी है। तो ये आपके पास कुछ दे रखे हैं टर्म्स, जिसके जैसे फर्टिलाइजर सब्सिडी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, सेकंड आपसे बताया जा रहा है कि ये फूड सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है, और थर्ड आपसे बताया जाए पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो भी है उसके अंदर सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आपको इसको अरेंज करना है कि सबसे ज्यादा वैल्यू, यानी सबसे ज्यादा जिस फील्ड में सब गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा सब्सिडी दी है उसे उस ऑर्डर के हिसाब से आपको अरेंज करना है। यानी कि आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मैक्सिमम पहले आएगा और जो मिनिमम होगा सबसे लास्ट में आएगा। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में बोला जा रहा है कि वी 1 2 3, यानी कि जिस ऑर्डर में आपको ये स्टेटमेंट दे रखे हैं उसी अकॉर्डिंग ही आपको बताया जा रहा है कि ये करेक्ट ऑर्डर है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि जो सेकंड है, यानी कि फूड सब्सिडी सबसे ज्यादा देती है गवर्नमेंट, उसके बाद आप कह सकते हो फर्टिलाइजर के ऊपर, फिर उसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर। और इसी तरह सी में आपसे बोला जा रहा है कि फूड पे सबसे ज्यादा, उसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे, उसके बाद फर्टिलाइजर पे सब्सिडी गवर्नमेंट देती है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे सबसे ज्यादा सब्सिडी देती है, उसके बाद आप कह सकते हो कि फर्टिलाइजर पे देती है, और थर्ड नंबर पे फूड पर देती है। तो जो भी है आप इसे अरेंज करिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, और करेक्ट आंसर क्या है बताइए। तो इस क्वेश्चन की करेक्ट आंसर की बात करें तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि गवर्नमेंट जो अपना एक्सपेंडिचर यानी खर्च कहां कहां करती है वो सेक्टर आपको पता होना चाहिए। तो सोशल वेलफेयर की कई सारे स्कीम होती है, उसके अंदर गवर्नमेंट अपने अमाउंट वगैरह खर्च करती है, हेल्थ स्कीम वगैरह के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर और ट्रांसपोर्ट के ऊपर। और उसके अलावा भी कुछ मिसलेनियस होते हैं जिसमें छोटे मोटे काम होते हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट खर्च करती है। तो ये आपको मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए कि किस फील्ड में गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर अक्कर होता है गवर्नमेंट का, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो आप इस ग्राफ के थ्रू भी देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा, ये जो डाटा है आपका बिल्कुल लेटेस्ट डाटा है, यानी कि 2020-21 का डाटा है, ये इस करंट ईयर का ही डाटा है ये। इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जो खर्च करती है वो फूड सब्सिडी वगैरह पे खर्च करती है, उसके बाद फर्टिलाइजर के ऊपर, और लास्ट में आप बोल सकते हैं कि पेट्रोलियम के ऊपर। यानी कि अगर इसे करेक्टली अरेंज करना है तो ये 2, फिर ये 1 और ये 3, यानी कि जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में पूछा जा रहा है क्वेश्चन, और उसके रिगार्डिंग में आपके पास ये 3 स्टेटमेंट दे दिए गए हैं। इन तीनों स्टेटमेंट में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो सबसे पहले ये जो टर्म है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसके बारे में बोला जा रहा है ये हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है हमारी कंट्री के अंदर, और इसे प्रोटेक्ट किया जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत।
सेकंड आपसे बताया जा रहा है दे आर कैटेगराइज एज क्रिटिकल इंडेंजर कैटेगरी के अंदर इसे डाला जाता है IUCN की जो रेड लिस्ट है उसके अंदर। हमारी कंट्री के अंदर आप बोल सकते हो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आता है, और इंटरनेशनल लेवल पे IUCN की जो रेड लिस्ट है उसके अंदर इस स्पीसीज को डाला गया है। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि अभी रिसेंटली ये देखा गया है कि ये जो बर्ड है यानी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जिसकी बात की जा रही है, इस बर्ड की काफी डेथ हो रही है जो इस वजह से कि जो हाई एक्सटेंशन वायर वगैरह जो होता है, बहुत ज्यादा जो पावर जनरेट करने के लिए हम लोग जो वायर वगैरह लगाते हैं उसकी वजह से इनकी काफी डेथ हो रही है, जिसकी वजह से ये न्यूज में है। तो ये 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए की बात करें तो बोला जा रहा है ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट, ये करेक्ट है। ऑप्शन बी की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट ये करेक्ट है। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट है, ये दोनों करेक्ट है। और ऑप्शन डी में बोला जा रहा है कि तीनों की तीनों जो स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। तो अगर हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करें तो हमारी कंट्री में जो राजस्थान वाला एरिया उस एरिया में और पाकिस्तान के आसपास जो आप कह सकते हो राजस्थान के साथ जो पाकिस्तान अटैच है उस एरिया में ये जो स्पीसीज पाई जाती है, यानी कि ये जो एरिया आप जो मैं सर्कल कर रहा हूं यानी पाकिस्तान का ये एरिया और हमारी कंट्री का, इस एरिया में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये स्पीसीज पाई जाती है। और हमारी कंट्री में ये सबसे ज्यादा हैवी साइज में बर्ड है जो कि फ्लाइंग बर्ड आप कह सकते हो। अच्छा, अब इसकी जो प्रोटेक्शन की रिगार्डिंग में जो प्रोविजन आपको दे रखे हैं कि किस तरह से इसका प्रोटेक्शन किया जाता है, इसके रिगार्डिंग जो तीनों स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं बिल्कुल करेक्ट है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं थर्ड स्टेटमेंट की, जिसके अंदर ये बोला जा रहा है कि इस बर्ड की अभी रिसेंटली डेथ काफी हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द हाई एक्सटेंशन वायर, कि वायर वगैरह की वजह से इनकी डेथ बहुत ज्यादा हो रही है राजस्थान वाले एरिया में। अच्छा, ये बात बिल्कुल करेक्ट है जिसकी वजह से ये न्यूज में है। फर्स्ट आपसे बोला गया कि इसका जो प्रोटेक्शन हमारी कंट्री में किया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है हमारी कंट्री में, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड अगर बात करें IUCN की जो रेड लिस्ट है उसके अंदर इस बर्ड को डाला गया है क्रिटिकल इंडेंजर कैटेगरी के अंदर, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। बाकी कुछ फैक्ट है आपको पता होना चाहिए। अभी देखा गया है कि 15% जो इनके जो नंबर है वो डेथ की जो रीजन है इनका वो इस वायर की वजह से ही डेथ हो रहा है। अगर इसकी लोकेशन की बात करें किस एरिया में, तो राजस्थान के अंदर जो पोखरन वाला जो एरिया है उस एरिया में सबसे ज्यादा डेथ हो रही है। उसके आसपास जो 6.5 किलोमीटर 6.5 किलोमीटर के आसपास जो एरिया उधर जो वायर वगैरह जो लगाई गई है उसकी वजह से इनकी डेथ हो रही है। यानी कि वहां पे अभी जो रिसेंटली जो डाटा के हिसाब से बात करें तो 1848 के आसपास जो डाटा बताया जा रहा है इतने हैं। बाकी इसके रिगार्डिंग एक फैक्ट और पता होना चाहिए कि राजस्थान के अंदर जो जैसलमेर है वहां पर इस बर्ड की प्रोटेक्शन के लिए इनके ध्यान रखने के लिए डेजर्ट नेशनल पार्क है, और जहां पे ही एक तरह से कह सकते हो इसकी लोकेशन है जो सबसे ज्यादा इसे रखा जाता है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा हमारा। इस क्वेश्चन में आपसे अर्बन हीट आइलैंड के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसे शॉर्ट में UHI भी बोला जा रहा है। और इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये 3 स्टेटमेंट हैं। इन तीनों ही स्टेटमेंट में से आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की, जिसमें आपसे बोला जा रहा है ये जो टर्म है अर्बन हीट आइलैंड, ये इसका मतलब ये होता है कि जब कोई एरिया, कोई रूरल एरिया या अर्बन एरिया, ऐसे एरिया जहां पे ह्यूमन एक्टिविटी सबसे ज्यादा होने लग जाए और ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हीट बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लग जाए, यानी कि टेम्परेचर ज्यादा बढ़ने लग जाता है, उस एरिया को आप कह सकते हो अर्बन हीट आइलैंड। सेकंड आपसे बोला जा रहा है कि अगर हीट इंक्रीज करने की बात करें तो अर्बन हीट आइलैंड की अगर बात करें, यहां पे ऐसा होता है कि दिन के टाइम पे टेम्परेचर ना सबसे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द नाइट टाइम, यानी कि दिन में टेम्परेचर ज्यादा होता है और रात के टाइम टेम्परेचर कम होता है। ये इसके बारे में आपको एक फीचर बताया जा रहा है। थर्ड आपसे बोला जा रहा है कि UHI की बात करें यानी कि अर्बन हीट आइलैंड की बात करें, यूजली ऐसा देखा गया है कि इस एरिया में जहां पे ये टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां एयर क्वालिटी जो होती है वो पुअर हो जाती है, वहां पे जो पॉल्यूटेंट वगैरह ज्यादा हो जाता है, और आप कह सकते हो जो हमारी जो ओजोन लेयर है उसको भी ये नुकसान करता है जो है इस एरिया के अंदर, ये आपसे बताया जा रहा है। यानी कि आपको ये बताना है इन तीनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है ये फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो कि UHI के बारे में आपको बताया गया बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट ये बिल्कुल करेक्ट है। और ऑप्शन सी की बात करें तो इसमें आपको सेकंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट बताया जा रहे हैं। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि अर्बन हीट आइलैंड की बात करें तो तीनों ही स्टेटमेंट जो आपको दे रखे हैं तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब डिटेल में समझ लेते हैं क्या होता है।
कि जब भी सिटी वगैरह एरिया है जहाँ पे लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन अगर ज़्यादा होगी, ज़्यादा होने की वजह से लोग इक्विपमेंट वगैरह भी ज़्यादा यूज़ करेंगे, फैन, एसी, मोटर वगैरह, और वो सारी चीज़ें ज़्यादा यूज़ करेंगे, जिससे कि टेम्परेचर हमारे एरिया का ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। और जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो उसकी वजह से आप कह सकते हो एयर क्वालिटी भी पुअर हो जाती है, टेम्परेचर की वजह से काफ़ी सारे नुकसान होने लग जाते हैं। तो उसी एरिया को डिफाइन किया गया है कि अर्बन हीट आइलैंड, यानी कि आप ये कह सकते हो कि फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला गया कि भी डे के टाइम पे टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है और नाइट के टाइम पे टेम्परेचर कम हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, लोग दिन की बात करें या रात की बात करें, हरदम जो इक्विपमेंट वगैरह होते हैं, जो भी सिस्टम वगैरह है, वो सारी चीजें यूज करते हैं और इसकी वजह से टेम्परेचर हरदम ही ज्यादा रहता है इस एरिया के अंदर। तो आप ये कह सकते हो जो सेकंड स्टेटमेंट आपको दे रखा है वो गलत है। चाहे समर हो विंटर हो, हरदम कुछ ना कुछ इक्विपमेंट घरों में इस्तेमाल होता ही होता है। अच्छा, उसके बाद अगर थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, यानी कि अर्बन हीट आइलैंड की बात करें, तो इसकी वजह से, यानी कि इस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, यहाँ पे पॉपुलेशन की ज्यादा होने की वजह से पॉल्यूशन बढ़ने के भी चांसेस रहते हैं, ओजोन लेयर वगैरह भी यहाँ पे नुकसान होता है। यानी कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट गलत होने की वजह से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे यूनाइटेड नेशन के अंदर जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसके रिगार्डिंग में आपके पास ये 3 स्टेटमेंट दे दिए गए हैं। अब ये सिक्योरिटी काउंसिल का मैटर इसलिए इंपॉर्टेंट हो चुका है क्योंकि हमारी कंट्री को अभी तक सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबरशिप तो कभी नहीं मिली हमारी कंट्री को, लेकिन हमारी कंट्री की नॉन परमानेंट मेंबरशिप मिल गई है, जिसकी वजह से अक्सर इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि यूएन की जो ये सिक्योरिटी काउंसिल है, ये एक तरह से जो भी डिसीजन होता है ये बाइंडिंग होता है मेंबर स्टेट के ऊपर, यानी कि जो भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर है उसके ऊपर जो भी डिसीजन सिक्योरिटी काउंसिल लेती है वो सबके लिए बाइंडिंग है, सबको इसको फॉलो करना होता है। सेकंड, आपसे बोला जा रहा है कि इसके जो भी डिसीजन होते हैं उसे जनरल असेंबली के अंदर इन्फोर्स किया जाता है, वहां से इनके अप्रूव कराया जाता है, जब जाके डिसीजन आप कह सकते हो सबके लिए बाइंडिंग होता है। यानी कि सबसे पहले सिक्योरिटी काउंसिल जो होगा, सिक्योरिटी काउंसिल वो अप्रूव जो भी डिसीजन लेगा उसके बाद वो जनरल असेंबली में जाएगा और जनरल असेंबली के बाद आप कह सकते हो कि भी जितने भी नेशन है, नेशन का मतलब यहाँ पे स्टेट यूज किया जा रहा है, कि वो सबके ऊपर ये बाइंडिंग हो जाता है। ये सेकंड स्टेटमेंट में बताया जा रहा है। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे ये बोला जा रहा है कि कोई भी नया मेंबर अगर इसमें ऐड करना है, कोई भी नई कंट्री यूनाइटेड नेशन के अंदर ऐड करनी है, तो उस सबसे पहले क्या होता है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो उस कंट्री को रिकमेंड करती है, रिकमेंड करने के बाद ही उसे ऐड किया जाता है। तो ये 3 स्टेटमेंट है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ऑप्शन ए की बात करें, इसमें फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट बताया जा रहे हैं। ऑप्शन बी की बात करें तो ओनली जो सेकंड स्टेटमेंट है ये सिर्फ करेक्ट है। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, इनमें से कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या है। अब आप लोग जानते ही हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो 5 ऐसे मेंबर है जो कि इसके अंदर परमानेंट है, जिसके अंदर ब्रिटेन, चाइना, अमेरिका, रशिया और फ्रांस, ये 5 ऐसी कंट्री हैं जो कि इसके अंदर इनको वीटो पावर दे रखी है, यानी कि अगर किसी ने भी वीटो कर दिया तो उस डिसीजन को नहीं लिया जा सकता। ये इन 5 कंट्री को दे रखी है। अच्छा, अब किसी भी नई कंट्री को ऐड करना है यूएन के अंदर, तो ये इन 5 में से कोई भी एक कंट्री उसे रिकमेंड करती है, उसके बाद ही उसे मेंबरशिप दी जाती है। तो आप ये कह सकते हो थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो गया। अच्छा, उसके बाद फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, यानी कि इसका जो भी डिसीजन होता है वो बाइंडिंग होता है। हाँ, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, जिसमें ये बोला गया कि सिक्योरिटी काउंसिल अगर कोई भी डिसीजन लेता है उसके बाद जनरल असेंबली में जाता है, फिर वहां से अप्रूव होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सिक्योरिटी काउंसिल में अगर कोई भी डिसीजन ले लिया वो फुल एंड फाइनल है, उसमें जनरल असेंबली में ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके बाद वो अप्रूव हो जाता है और वहीं से डायरेक्टली अब बाइंडिंग बन जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत था, जिसकी वजह से आप कह सकते हो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से। आज जो आपके लिए मैप बेस्ड क्वेश्चन होने वाला है, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट हम लोग कवर कर रहे हैं, तो अफ्रीका के अंदर कॉन्गो एक कंट्री है जो कि पहले बड़ी कंट्री हुआ करती थी। आज के टाइम पर इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, एक कॉन्गो रह गया है और दूसरा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये 2 कंट्री तो आपको ये कवर करनी है। इसके अलावा आपको ये गैबन कंट्री है, इसे भी कवर करना है, और तंजानिया, यानी कि आपको ये 4 कंट्री आज मैप में कवर करनी है। और इसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है कि इन चारों कंट्री में लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज के अलावा करेंसी क्या है, और करेंसी के अलावा आपको ये भी बताना है कि कैपिटल क्या है इस चारों कंट्री की। ठीक है, बाकी आप मैप जब देखते हैं तो देख लीजिए किसके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए।
रिवीजन के लिए ये वीडियो है आपके सामने, इस वीडियो को देख करके आप रिवीजन जरूर करिए। बाकी यूजफुल लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया अभी तक तो ज्वाइन कर लीजिए। सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं, सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। रिवीजन करते रहिए। कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं और मुझे कुछ भी सजेशन देकर बता भी सकते हैं कमेंट करके। वीडियो पसंद आती है वीडियो लाइक करिए, अगर पसंद नहीं आती अपने सजेशन जरूर शेयर करिए ताकि क्वालिटी और इंप्रूव किया जा सके। थैंक फॉर वॉचिंग। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन और प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके।